नमस्कार, मैं डॉक्टर विवेक कुमार +2 शिक्षक गया गाइडेंस प्रोग्राम के 10th क्रैश कोर्स में आप लोगों का स्वागत है। आज मैं भूगोल का नेक्स्ट अध्याय आप लोगों के लिए लेकर आया हूं। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि यह क्रैश कोर्स जो है बिहार बोर्ड के 10th के विद्यार्थी जो कि 2022 में एग्ज़ाम देने वाले हैं उनके लिए यह तैयार किया जा रहा है। ठीक है, तो ये इसमें आज ज्योग्राफी का जो मैं 2 अध्याय महत्वपूर्ण अध्याय आप लोगों के लिए लेके आया हूं वो है कृषि और दूसरा है बिहार संसाधन एवं उपयोग। ठीक है, ये दोनों अध्याय बच्चों आप ध्यान रखना, भूगोल में प्रश्न सबसे ज़्यादा इन्हीं दोनों अध्याय से आती है। ऑब्जेक्टिव हो, लघु उत्तरीय हो, दीर्घ उत्तरीय हो, अक्सर हाँ इससे सवाल पूछी जाती है। तो आप लोग प्रयास करेंगे दोनों चैप्टर पे विशेष ध्यान देंगे। हालांकि एक चीज मैं बता दूं कि प्रत्येक चैप्टर से जितने भी अध्याय हैं आपके सोशल साइंस में और विशेषकर भूगोल में, आपके प्रत्येक अध्याय से सवाल आपको बिहार बोर्ड पूछता ही पूछता है। ठीक है, तो आप पूरा अध्याय पढ़ेंगे, सारा अध्याय पढ़ेंगे और अगर जो एक आध अध्याय आपसे छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, उसके अल्टरनेट, चूंकि बिहार बोर्ड अब डबल क्वेश्चन पूछ रहा है, 2 गुना क्वेश्चन पूछ रहा है, उसमें से आपको आधा बनाना होता है। जैसे ऑब्जेक्टिव 70 क्वेश्चन रहता है तो उसमें से 80 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव रहता है, तो उसमें से 40 आप लोगों को बनाना रहता है और 40 नंबर का दीर्घ उत्तरीय रहता है, लघु उत्तरीय रहता है। ठीक है, तो इसमें जो सवाल आपके एग्जाम में आने वाले हैं कृषि और बिहार संसाधन उपयोग, तो एक एक करके अध्याय हम पढ़ाते हैं, बताते हैं आप लोगों को कि किस अध्याय से कौन सा सवाल आपके एग्जाम में आने की बहुत ज्यादा संभावना है। तो पहले हम शुरू करते हैं कृषि से। ठीक है, कृषि एग्रीकल्चर, ये कृषि जो आप लोग पढ़ोगे इस अध्याय में, ये पूरा का पूरा पूरे के पूरे इंडिया के स्तर पर पढ़ोगे, पूरे भारत के विषय में हम लोग कृषि की बात करेंगे। ठीक है, तो कृषि से जो सवाल आने की बहुत ज्यादा संभावना है वो ये है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारणों को संक्षेप में लिखिए। ठीक है, सवाल क्या कह रहा है, सवाल को थोड़ा पढ़ो और समझो। सवाल कहता है कि भारत की कृषि जो हो रही है उसकी निम्न उत्पादकता क्यों, भारत की कृषि में निम्न उत्पादकता क्यों है, उसके कारण को बताना है। निम्न कंपैरिजन करने के बाद हम लोग मान लेते हैं कि भारत की जो है कृषि बहुत ही निम्न उत्पादकता रखी हुई है। कंपैरिजन किससे करते हैं? कंपैरिजन हम लोग विकसित देशों से करते हैं। ठीक है, हम लोग जर्मनी, इंग्लैंड, जापान, फ्रांस या फिर चाइना से भी हमारी उत्पादकता, चीन देश से भी हमारी उत्पादकता कम है, तो उसके कंपैरिजन में भारत में निम्न उत्पादकता पाई जा रही है और जनसंख्या भारत की बहुत ज्यादा है। ठीक है, और मनुष्य का मुख्य आधार क्या होता है? भोजन मिलेगा तो मनुष्य जिंदा रहेगा। तो जनसंख्या के आधार पे, विकसित देशों के आधार पे भारतीय कृषि का उत्पादन जो है निम्न है। ठीक है, प्रश्न यही कह रहा है कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के कारण लिखने हैं, वो भी संक्षेप में। तो ये लघु उत्तरीय प्रश्न हो गया। तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि भारतीय कृषि की निम्न उत्पादकता के मुख्य कारण निम्नलिखित है। ठीक है, तो निम्न उत्पादकता यानी कम उत्पादन होने का कारण निम्नलिखित है। पहला है जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। ठीक है, जनसंख्या जो है, भारतीय जनसंख्या देख रहे हो कि हर एक समय बहुत तीव्र गति से बढ़ रही है। आज जो है 121 करोड़ 2011 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या 121 करोड़ को पार कर चुकी है। आने वाले 2021 अब जो जनगणना होना था 21 में, अब जो कि 22 में शायद संभव हो कोरोना के कारण, तो यहां पर हो सकता है कि भारत की जनसंख्या 135 से 40 करोड़ के बीच में आ जाए। ठीक है, तो क्या है? जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। भाई भोजन के लिए हम लोग किस पे डिपेंडेंट हैं? कृषि भूमि पर, कृषि से उत्पादन पर अधिकांशतः, तो उस पे जो भी जनसंख्या बढ़ेगा डायरेक्ट उस पे हम लोग का बोझ गिरेगा।
तो यही कह रहा है जनसंख्या का कृषि भूमि पर निरंतर बढ़ता दबाव। दूसरा है घटता कृषि भूमि या खेतों का छोटा आकार। जो जनसंख्या जब बढ़ेगा बच्चों तो आप देखोगे कि कृषि भूमि जो है छोटा होते जा रहा है। कैसे छोटा हो रहा है? वो छोटा ऐसे हो रहा है कि आपके दादा, आप अपने घर में देखो, अपने परिवार में देखो, अपने खानदान में देखो, आपके दादा, आपके परदादा के पास जो जमीन था, खेती योग्य जमीन था, वो बहुत बड़ा था। ठीक है, वही जब दादा परदादा के बच्चे हुए तो परदादा के 2 बच्चे 4 बच्चे जो भी हुए तो उनके बीच में वो बट गया। फिर दादा के जो बच्चे हुए उनके बीच में 2-4 बच्चे होंगे तो उनके बीच में बट गया। और अब आपके बीच में, आपके भाइयों के बीच में जब बटेगा तो क्या वो खेत का आकार धीरे 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 छोटा होते जा रहा है। ठीक है, तो खेत का आकार यही कह रहा है कि घटती कृषि भूमि और खेतों का छोटा आकार होना, यह भी एक कारण है। उसके बाद मानसूनी वर्षा का अनिश्चितता। भारत में जो है मानसूनी वर्षा के कारण जो है देखोगे कि बारिश नहीं हो रही है और हमारे किसान गरीब हैं और हम लोग जो है सिंचाई पर कम निर्भर होकर, हमारे किसान सिंचाई पर कम निर्भर होकर, अधिकांश किसान जो है मानसूनी वर्षा पर निर्भर होते हैं, जिसके कारण फसल उनका सूखने लगता है ना। और यहाँ पर हमने दिखाया कि खेत का आकार छोटा होने पर देखो छोटे छोटे खेत में लोग मजदूर अपने अपने छोटे छोटे खेतों में काम कर रहे हैं। किसी के पास आधे एकड़ का जमीन है, किसी के पास आधे एकड़ से भी कम का जमीन है। उसके बाद जो है मानसूनी सिंचाई की कम और अनिश्चित सुविधाएं। मैंने अभी बताया कि हमारे देश के किसान गरीब होने के कारण सिंचाई की उन्हें सुविधा नहीं मिल पाती है। उसके बाद कृषि योग्य भूमि में निम्नीकरण। कृषि योग्य भूमि जो है बच्चों उसका निम्नीकरण हो रहा है। निम्नीकरण मीन्स कि हमारे किसान भाई जो हैं बहुत ज्यादा शिक्षित नहीं है तकनीकी आधार पे, या फिर उनको ये नहीं मालूम है कि खेत में कितना यूरिया डाला जाए, कितना कौन सा खाद, रासायनिक खाद डाला जाए। वो अंधाधुंध रासायनिक खाद डाल दे रहे हैं, सिंचाई अनियमित कर दे रहा है, जिसके कारण क्या हो रहा है, भूमि का जो है उर्वरा शक्ति समाप्त हो रहा है। तो ये जो उर्वरा शक्ति समाप्त हो रहा है उसी को कहते हैं भूमि का निम्नीकरण होना, यानी कि उर्वरा शक्ति समाप्त हो रहा है। उसके बाद कम पूंजी निवेश। ठीक है, पैसा, गरीब है किसान हमारे यहाँ, हमारे भारत देश का, तो वह पूंजी निवेश नहीं कर पाता, टेक्नोलॉजी उसके कारण नहीं खरीद पाता, आधुनिक कृषि तकनीक का उपयोग नहीं कर पाता है। ठीक है, तकनीक मीन्स HYV सीड्स भी होता है, हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स जिसको कहते हैं। ऐसा सीड्स जो बीज, सीड्स मीन्स बीज, ऐसा बीज जो कि उत्तम कैटेगरी क्वालिटी की होती है और उसको रोपने के बाद उससे अनाज बहुत ज्यादा उत्पादित होते हैं। ठीक है, उसके बाद रासायनिक खाद भी सही से नहीं मिल पाता, और सही से मिलता है तो वो उपयोग नहीं कर पाते हैं उसका। आधुनिक यंत्र हमारे किसानों के पास नहीं है। इस तरह के आधुनिक यंत्र विकसित देशों में इस तरह का अधिकांश आधुनिक यंत्र का उपयोग किया जा रहा है। ठीक है, वहाँ फसलों के रोपण से कटाई से लेकर छटाई अधिकांश कार्य जो हैं इतने बड़े बड़े मशीन लगा के वो लोग कर ले रहे हैं विदेशों में, यानी कि विकसित देशों में। तो डेवलप कंट्री में हमारे देश से कुछ ज़्यादा ही कृषि का डेवलपमेंट हुआ है। कृषि उत्पादन का उचित मूल्य ना मिल पाना है। ठीक है, किसान हमारे यहाँ खेती करते हैं दिन रात एक करके, और उनको क्या है कि अपने अनाज का उचित मूल्य नहीं मिल पाता, सही दाम नहीं मिल पाता है। वो मंडी में ले जाते हैं, और इस तरह की मंडियों में देखोगे ले जाते हैं और उनका बहुत सारे वहाँ पर दलाल एजेंट बैठे हुए रहते हैं खरीदने के लिए, और उनके अनाज का दाम वो कम से कम लगाकर उनसे खरीदते हैं, और वो मुनाफा ज्यादा कमाने के चक्कर में बाजार में अधिक से अधिक दाम में बेचते हैं। तो किसानों को सही मूल्य नहीं मिल पाता है उनके अनाज का। ठीक है, उसके बाद हमारी कृषि का जो है वाणिज्यीकरण नहीं हो पाया है, इसका अभाव है, जिसके कारण भी उनका कृषि का जो उत्पादन का मूल्य, सही मूल्य नहीं मिल पाता है। अब हमें आवश्यकता है बच्चों हमारे देश में कि कृषि में शोध हो, और कृषि से संबंधित जो भी
एग्रीकल्चरल रिलेटेड काम है, कृषि संबंधी जो कार्य है उसका प्रचार प्रसार किसानों के बीच में अच्छी तरह से होना चाहिए, सरकार को करना चाहिए। तो इस प्रश्न में बच्चों कृषि का निम्नीकरण से संबंधित ये संक्षेप में आप नोट्स लिख सकते हो, जिसमें आपको अधिक से अधिक नंबर मिलने की पूरी संभावना है। इसमें इस अध्याय में दूसरा प्रश्न जो बन रहा है बच्चों, हो सकता है इस बार ये आ जाए आपके एग्जाम में, भारतीय अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। ठीक है, भारत की अर्थव्यवस्था में कृषि का क्या महत्व है। आप जानते हो कि भारत की अर्थव्यवस्था सभी चीज से प्रभावित होती है, कृषि से, उद्योग से या फिर से सर्विसेज से। तो उसी तरह इसका सबसे ज्यादा कृषि का जो है आपके भारतीय कृषि का अर्थव्यवस्था में, भारत की अर्थव्यवस्था में क्या महत्व है, उसी चीज को आपको लिखना है। ठीक है, तो इसमें जो है भारत कृषि प्रधान देश है और इसका 2/3 जनसंख्या कृषि कार्य करता, लगभग 65% जनसंख्या भारत का बच्चों वो कृषि कार्य कर रहा है। ठीक है, वो उसके बाद दूसरा पॉइंट आप लिखोगे, देश के सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान 14% है, लगभग 14% है। ये जो जीडीपी में जो है हर एक साल ये आगे पीछे होते रहता है। ठीक है, तो स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से आज तक जो है सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में कृषि का योगदान लगातार घटते रहा है, घटते जा रहा है, जो कि ये दुख की बात है, चिंता की बात है। ठीक है बच्चों, जो कि घटना नहीं, हमारा चूंकि हमारे यहाँ उपजाऊ भूमि बहुत ज्यादा है। ठीक है, इस उपजाऊ भूमि में हम बहुत ज्यादा उत्पादन कर सकते हैं, तो हमारे जीडीपी पर बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा अगर जो उत्पादन बहुत ज्यादा होगा तो। लेकिन उत्पादन भी घट रहा है, जिसके कारण जीडीपी में कृषि का योगदान भी लगातार घटते जा रहा है। उसके बाद 2012-13 में देश के निर्यात में कृषि एवं उससे संबंधित अन्य उत्पादों का हिस्सेदारी 12% थी। ठीक है, वैश्वीकरण का भारतीय कृषि पर बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। देखो, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन होने से, पूरे विश्व का देशों का एक संगठन बनने से, ग्लोबलाइजेशन मीन्स कि पूरा देश एक दूसरे से व्यापार करने लगा है, एक दूसरे से मिलकर हर कार्य करने लगा। तो एक ग्लोबलाइजेशन, वैश्वीकरण होने से तो भारतीय कृषि पर भी इसका प्रभाव पड़ा है। लेकिन क्या है, वैश्विक प्रतिस्पर्धा वहां बहुत ज्यादा बढ़ गई। वहां पर विदेशों से जो खाद्य पदार्थ है, उत्तम प्रकार के खाद्य पदार्थ भेजे जा रहे हैं और वो सस्ते दामों में। तो भारत की जो खाद्य पदार्थ है उससे हो सकता है थोड़ा सा दिखने में सुंदर ना हो, कम हो। आजकल सुंदरता का महत्व ज्यादा है बच्चों, लेकिन पौष्टिकता हमारी भारतीय अनाजों में बहुत ज्यादा होती है। तो वहां पर वैश्विक प्रतिस्पर्धा में भारतीय बाजार पीछे हो जा रहा है, पीछे छूट जा रहा है। उसका कारण है एकीकरण। भारतीय बाजार का एकीकरण नहीं है। कोई अनाज कहीं बेच रहा है किसान, कोई अनाज कहीं बेच रहा है, एक जगह वही अनाज आ जाएगा, तो वो जो है एकीकरण होगा और उसका वैश्विक प्रतिस्पर्धा में फिर हम भाग ले सकते हैं। उससे हमारा क्या होगा, आर्थिक जो है स्थिति और उत्तम होगी और जीडीपी में जो है हमारा कृषि का योगदान फिर बढ़ने लगेगा। ठीक है, अगर जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा में हम उत्तम रहेंगे, बेहतर रहेंगे तो। ठीक है, तो इस सवाल का जवाब आप ऐसे लिख सकते हो। इस अध्याय में जो अगला आपका सवाल बन रहा है वह है हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं। हरित क्रांति आप बहुत सुने हो बच्चों कि हरित क्रांति। आप ये भी जानते हो कि हरित क्रांति 1966-67 ईस्वी में आया था। तो हरित क्रांति के ही विषय में लिखना है कि हरित क्रांति क्या है। ठीक है, हरित क्रांति से आप क्या समझते हो। एक छोटा सा नोट्स, क्योंकि लघु उत्तरीय प्रश्न है ये, तो उसमें आप लिखोगे विश्व में हरित क्रांति प्रारंभ करने का श्रेय नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, यह ऑब्जेक्टिव भी पूछ सकता है कि विश्व में हरित क्रांति का श्रेय, प्रारंभ करने का श्रेय किन्हें जाता है, तो ये नॉर्मन बोरलॉग को जाता है। ठीक है, उसके बाद भारत में हरित क्रांति के जनक किन्हें कहा जाता है, तो MS स्वामीनाथन महोदय को। ठीक है, यह भी आपको लघु उत्तरीय प्रश्न में पूछ सकता है
कि भारत में हरित क्रांति का जनक किन्हें कहा जाता है, तो एमएस स्वामीनाथन महोदय हैं। भारत में वर्ष 1967-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी, ठीक है, 67-68 में, ध्यान रखना, ठीक है, 67-68 में हरित क्रांति की शुरुआत हुई थी। ओके, तो 67-68 ये लघु उत्तरीय भी कई बार पूछ चुका है कि भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी। तो ये जितना भी आप देख रहे हो इसमें से बहुत सारा लघु उत्तरीय बन सकता है कि हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं, ये लिख दोगे। फिर हरित क्रांति में फसलों का उत्पादन बढ़ाया गया है। कैसे बढ़ा, यहां पे हरित क्रांति में HYV सीड्स यानी कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स का उपयोग किया गया, पहली बार यहां पर लाया गया। इसमें रासायनिक खाद का उपयोग किया गया पहली बार, ठीक है, कीटनाशक दवाओं का उपयोग किया गया, इसी में सिंचाई का भी उपयोग किया गया, जिसके कारण जो है हरित क्रांति में अनाज की उत्पादन बढ़ गई। ठीक है, कृषि में नई तकनीक का भी उपयोग हरित क्रांति में किया गया। तो हरित क्रांति में बहुत सारे चीज नए नए रूप से आए, जिसके कारण जो है आपके अनाजों का उत्पादन बढ़ गया। ठीक है, उसके बाद हरित क्रांति में, इसमें लिखोगे फिर, हरित क्रांति में भारत के प्रभावित क्षेत्र थे पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश। सबसे ज्यादा अगर जो कोई प्रभावित रहा तो पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश पूरा उत्तर प्रदेश नहीं, उत्तर प्रदेश का आधा भाग पश्चिमी उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो वो प्रभावित रहा। भारत में हरित क्रांति में कृषि उत्पादन बढ़ाने और खाद्यान्न उत्पादन में देश को आत्मनिर्भर बनाया गया। मतलब कि हरित क्रांति जो थे, हरित क्रांति के आने से भारत में कृषि उत्पादन बढ़ा, ठीक है, उसके बाद खाद्यान्न उत्पादन में भारत बिल्कुल आत्मनिर्भर हो गया। मैं बताऊं आप लोगों को कि 67-68 के पहले या 1970 के पहले भारत जो था विदेशों से खाद्यान्न आयात करता था, ठीक है। उसके बाद, इसके बाद हरित क्रांति के बाद भारत जो है खाद्य पदार्थ का निर्यात करने लगा। ठीक है, अब इसमें जो अगला सवाल बन रहा है बच्चों, ये दीर्घोत्तरीय प्रश्न है इस अध्याय का। गेहूं के उत्पादन के लिए मुख्य भौगोलिक दशाओं का वर्णन करते हुए भारत के गेहूं उत्पादन क्षेत्र का उल्लेख करें। प्रश्न को समझो, प्रश्न दो पार्ट में है। पहले पार्ट में गेहूं के उत्पादन के भौगोलिक दशाओं का वर्णन करना है, भौगोलिक दशा क्या होना चाहिए, और दूसरे पार्ट में भारत के गेहूं उत्पादक क्षेत्र का उल्लेख करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे कि उसका गेहूं का उत्पादन मुख्य भौगोलिक दशाओं का हम लोग वर्णन करेंगे। तो उससे पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देंगे, क्योंकि दीर्घोत्तरीय प्रश्न है। तो इंट्रोडक्शन में क्या लिखेंगे, गेहूं शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है, ठीक है, क्योंकि ये जाड़े में उत्पादन इसका होता है, तो ये क्या हो गया, ये शीतोष्ण कटिबंधीय फसल है। गेहूं, भारत में गेहूं चावल के बाद दूसरा मुख्य खाद्यान्न फसल है। चावल सबसे ज्यादा भारत में होता है, उसके बाद दूसरा कौन होता है, तो वो गेहूं है। ठीक है, गेहूं उत्पादन में भारत चीन के बाद विश्व का दूसरा सब, मतलब चीन के बाद भारत दूसरा स्थान रखता है विश्व में। ठीक है, देश में सकल बोए गए क्षेत्र का 15% भाग पर गेहूं का उत्पादन किया जाता है। ठीक है, जितना भी भूमि पर खेती हो रही है उसके 15% भाग पर गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो इंट्रोडक्शन में आप इतना लिख दोगे। इसके बाद जो है हमने बताया प्रश्न दो पार्ट में है। तो पहला पार्ट क्या है, गेहूं उत्पादन का मुख्य भौगोलिक दशा। तो भौगोलिक दशा हम लोग लिखेंगे। तो भौगोलिक दशा में जो है ये 4 प्रकार के भौगोलिक दशा लिख देना आप, तापमान, वर्षा, भूमि एवं मिट्टी, और चौथा हो गया श्रमिक। ठीक है, अधिकांश जो भी खेती में आपका भौगोलिक दशा पूछता है तो यही लिख देना, यही 4 पॉइंट। वो आपको चाय का पूछ दे, चावल का पूछ दे, सब का यही 4 पॉइंट रहेगा, और 4 पॉइंट को उसके अनुसार डील करोगे। चावल का अलग से, चाय का अलग से, और आपको गेहूं का अलग से। तो गेहूं में क्या होगा, तापमान जो है बुआई के समय औसत 10 से 15 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, आप लोग जान रहे हो कि ठंडे के मौसम में इसका बुआई होता है ना, नवंबर दिसंबर के बीच में होता है। उसके बाद तापमान जब पकने लगता है तो उस समय इसका 20 से 26 डिग्री तापमान होना चाहिए। मार्च के आसपास ये कटने लगता है। ठीक है, उसके बाद गेहूं की फसल, वर्षा की बात करेंगे तो गेहूं का फसल के लिए 50 से 70 सेंटीमीटर वर्षा होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद जो है वर्षा विहीन क्षेत्रों में सिंचाई का उत्पादन
सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन होता है। ठीक है, वर्षा विहीन क्षेत्रों में जहां वर्षा नहीं हो रही है वहां सिंचाई के द्वारा गेहूं का उत्पादन होता है। अगला जो है पॉइंट, भूमि एवं मिट्टी। भूमि जो है गेहूं का जो भी भूमि होगा बच्चों, वो समतल तो जरूर होगा, लेकिन ऐसा होना चाहिए कि वह उस पर पानी नहीं टिके। जैसे चावल के भूमि में क्या होता है कि पानी पूरा टिका हुआ रहता है, पानी भर दिया जाता है, लेकिन यहां पे जो है आपको थोड़ा सा भूमि का ढाल होना चाहिए ताकि जल पानी जो है भूमि से, गेहूं के भूमि से निकल जाए। और यहाँ की मिट्टी कैसी होनी चाहिए गेहूं की, वो दोमट मिट्टी होनी चाहिए। ठीक है, और दोमट मिट्टी होनी चाहिए। हालांकि जलोढ़ और काली मिट्टी में भी गेहूं का उत्पादन बहुत बेहतर होता है, लेकिन सबसे बेहतर अगर जो होता है तो वो दोमट मिट्टी में होता है। बात करेंगे हम लोग श्रमिकों की बच्चों, श्रमिक की। तो श्रमिक जो होते हैं हमारे देश में, चूंकि टेक्नोलॉजी की बहुत ज्यादा कमी है, तो तकनीक के अभाव में श्रमिक ही हमारा मुख्य कामगार है। तो हमें ऐसे श्रमिक चाहिए जो कि सस्ता हो और सस्ता के साथ साथ कुशल भी हो, कुशल श्रमिक हो। ठीक है, तो उस तरह की हमें श्रमिक चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो है इसका दूसरा पार्ट हम लोग देखेंगे बच्चों इसी प्रश्न का, कि भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र। तो भारत में गेहूं उत्पादक क्षेत्र, देखो भारत का मानचित्र हम बना रहे हैं। आप प्रयास करना, अगर जो आपको भारत का मानचित्र बनाना आता है बच्चों, तो इस तरह का मानचित्र बनाकर जरूर दिखा देना कि यहां पर गेहूं का क्षेत्र है। तो ये जो गेहूं का आप देख रहे हो मानचित्र मैंने बनाया, और इस गेहूं के क्षेत्र में देख रहे होगे पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, राजस्थान का कुछ भाग, वो मध्य प्रदेश, बिहार है, और कुछ पश्चिम बंगाल। ये जो है सबसे ज्यादा आपको गेहूं उत्पादक क्षेत्र है, सबसे ज्यादा। ठीक है, और उसमें आपको सबसे ज्यादा पंजाब, हरियाणा और पश्चिम उत्तर प्रदेश। देखो उत्तर प्रदेश इतना बड़ा है, लेकिन ये उत्तर प्रदेश का आधा भाग सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन करता है। तो यही चीज इसमें आपको लिखना है। ठीक है, कि कौन सा क्षेत्र है। तो भारत का सबसे ज्यादा उत्पादक क्षेत्र पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, बिहार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में देश का सर्वाधिक गेहूं उत्पादन होता है। पूरे देश का जो है 1/3 भाग गेहूं का उत्पादन उत्तर प्रदेश में होता है, यानी कि पूरे भारत में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पादन उत्तर प्रदेश राज्य में होता है। यह भी ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है आप लोगों को। तो जबकि पंजाब में प्रति हेक्टेयर गेहूं का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। पंजाब में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। 1 हेक्टेयर में यहां 4700 किलोग्राम तक गेहूं उत्पादन किया जाता है। उसके बाद देश के कुल गेहूं उत्पादन का 2/3 हिस्सा, 2/3 भाग, यानी कि करीब करीब 70% कहोगे आप, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश में होता है। ठीक है, 3 राज्य मिलकर पूरे देश का 2/3 गेहूं का उत्पादन कर रहा है। इसके अतिरिक्त बहुत सारे राज्य हैं, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान इत्यादि में गेहूं का उत्पादन हो रहा है। 1966-67 ईस्वी में, आप यहां देख लेना बच्चों, 1966-67 ईस्वी में जो हरित क्रांति हुई थी, पीछे मैंने शायद गलती से बता दी, लिख दिया था, वहां टाइप था 67-68, वहां पर 66-67 होगा। ठीक है, 1966-67 में हरित क्रांति के बाद सबसे अधिक गेहूं का उत्पादन का प्रभाव रहा है, क्योंकि इसी समय टेक्नोलॉजी का उपयोग हुआ हरित क्रांति में। तो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ कोई अनाज तो वो गेहूं था। जबकि उसी का कारण, वही एक उसका मतलब परिणाम था कि 1970-71 ईस्वी में गेहूं की उपज लगभग दुगनी हो गई। जो 66-67 में उपज था, उससे डबल उत्पादन पूरे देश में गेहूं का उत्पादन हुआ 1970-71 ईस्वी में। ठीक है, क्योंकि कारण क्या था, क्षेत्रफल वृद्धि हुई, प्रति हेक्टेयर उपज जो था बढ़ गया, प्रति हेक्टेयर उपज भी बढ़ गया। उसके बाद हाँ, विकसित देशों में जो है आज भी अगर जो हम देखते हैं बच्चों कि गेहूं का उत्पादन भारत में, तो आज भी हम विकसित देशों से बहुत कम है। मतलब विकसित देश जर्मनी, फ्रांस वगैरह में देखोगे तो वहां पर जहां 700 से ऊपर 7,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर,
7,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर से भी अधिक गेहूं का उत्पादन हो रहा है। तो आपके यहाँ औसतन 3,000 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर का उत्पादन हो रहा है भारत में। ठीक है, तो विकसित देशों से हम लोग आधे पर हैं, आधे से भी कम में हैं। उसका कारण है तकनीक, पूंजी और इत्यादि का अभाव। ठीक है, तो इस सवाल में आप इतना लिखना बच्चों, ये काफी है। इसके बाद जो इस अध्याय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बन रहे हैं, लघु वस्तुनिष्ठ प्रश्न बन रहे हैं, वो है चावल क्या है। पहला प्रश्न है चावल क्या है, तो चावल एक खरीफ फसल है। ठीक है, दूसरा सब प्रश्न बन रहा है किस फसल की खेती के लिए ढालू भूमि की आवश्यकता है, तो वो कहवा है। देखो गेहूं भी है लेकिन गेहूं मत मार देना, यहां पर चाय और कहवा अगर जो रहेगा तो वहां मारना। चाय और कहवा की जो खेती होती है वो ढालू भूमि में होती है। झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में होता है, तो वो पूर्वोत्तर भारत में होता है। देखो भारत का एक छोटा सा मानचित्र है, यहां पर आप देखोगे कि असम मेघालय क्षेत्र में जो है यहां पर ये पूर्वोत्तर भारत है, यहां पर आपको झूम खेती होती है। प्रश्न 4 में आप देखोगे दक्षिण भारत में सर्वाधिक गन्ना उत्पादन किस राज्य में हो रहा है, तो वो है महाराष्ट्र में। गन्ना का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है तो वो महाराष्ट्र में है। अगला जो ऑब्जेक्टिव आपका इस अध्याय में बन रहा है वो इनमें कॉफी की किस्म कौन है, कौन कौन सी कॉफी की किस्म है, तो अरेबिका आप जान लो, अरेबिका, लिबेरिका, रोबस्टा, तीनों जो है कॉफी की किस्म है। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। अगला प्रश्न है हरित क्रांति का दूसरा चरण कब प्रारंभ हुआ, तो ये 83-84 में हुआ था। ठीक है, अगला प्रश्न है इनमें कौन भारतीय उपमहाद्वीप का सुनहरा रेशा कहलाता है, तो सुनहरा रेशा जूट को कहते हैं बच्चों। ठीक है, अगला प्रश्न है भारत का नारियल प्रदेश किसे कहा जाता है, तो वो है केरल। ठीक है, वो केरल है। समुद्र तटीय क्षेत्रों में नारियल का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। अगला अध्याय जो है बच्चों, दूसरा अध्याय, पहला अध्याय हमने कृषि देख लिया, दूसरा अध्याय है बिहार संसाधन एवं उपयोग। तो बिहार संसाधन एवं उपयोग जो आपका अध्याय है इसको 4 भागों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला है बिहार कृषि एवं वन संसाधन, दूसरा है खनिज एवं ऊर्जा संसाधन, तीसरा बिहार उद्योग एवं परिवहन, चौथा बिहार जनसंख्या एवं नगरीकरण। तो इसमें जो आपका सवाल बनता है बच्चों सबसे ज्यादा कृषि से बनता है, बिहार कृषि एवं वन संसाधन, सबसे ज्यादा सवाल आपको कृषि से बनता है, इसमें भी कृषि से बनता है। ठीक है, दूसरा आपको सबसे ज्यादा बनता है उद्योग परिवहन से, और तीसरा बन रहा है जनसंख्या से। ठीक है, तो सबसे ज्यादा आपको अगर इस अध्याय में फोकस करना है, ध्यान देना है, तो पहला बिहार कृषि पर, बिहार कृषि एवं वन संसाधन पर, और दूसरा आपको जनसंख्या पर फोकस करना है, क्योंकि जनसंख्या पर सवाल काफी समय से नहीं आया है। तो उम्मीद है कि इस बार सवाल पूछा जाए। क्योंकि खनिज इसलिए आपको नहीं ध्यान देना कि बिहार में खनिज बहुत कम मात्रा मिलती है, या ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा का उत्पादन कम है, फिर भी इस पे आपको ध्यान देना है, इस पे भी सवाल हमने दिया है। ठीक है, तो इससे जो इस अध्याय से जो सवाल बन रहा है आपका सबसे पहला वो है कि बिहार कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, इस कथन की व्याख्या कीजिए, कृषि बिहार की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ठीक है, रीढ़ समझते हो, एक इंसान का जो है, इंसान किस चीज पे खड़ा होता है, रीढ़ के दम पे ही खड़ा होता है। ठीक है, तो उसी रीढ़ की बात कर रही है। तो आप कृषि जो है बिहार में, कि कृषि के दम पे ही बिहार खड़ा है, यानी बिहार की अर्थव्यवस्था खड़ी है। ठीक है, तो उसी रीढ़ की बात कर रही है। तो इसका उत्तर हम लोग क्या देंगे, बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। सबसे पहले तो हम लोग यही लिखेंगे, क्योंकि सही बात है कि बिहार में सबसे ज्यादा कार्य हो रहा है तो वो कृषि हो रहा है। और किसी चीज, किसी भी राज्य का, किसी भी देश को हम लोग कहते हैं कि इसका ये कृषि प्रधान राज्य है या कृषि प्रधान देश है, तो उससे अर्थ निकलता है कि वहां पर कृषि कार्य सबसे ज्यादा हो रहा है। अगर जो हम कह देंगे कि यह उद्योग प्रधान राज्य है या देश है, तो समझो कि वहां इंडस्ट्री बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो यहां पर हम लोग लिखेंगे बिहार एक कृषि प्रधान राज्य है। यहां राज्य है होने के कारण बिहार की अर्थव्यवस्था का आधार कृषि है। ठीक है, हमारी अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होती है तो वो कृषि से होती है। हमारी मीन्स बिहार की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा प्रभावित होती है कृषि से।
यहाँ बिहार की कुल आबादी का 80% जनसंख्या जो है वो डायरेक्ट, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से कृषि से प्रभावित रहती है या कृषि कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद लिखेंगे भूमि सबसे अधिक उपयुक्त होता है, क्योंकि यहाँ का भूमि जो, बिहार का भूमि जो है बहुत ज्यादा उपजाऊ है। क्यों है कृषि कार्य यहाँ हो रहा है, उसके पीछे कारण है कि बिहार की भूमि सबसे बहुत ज्यादा उपजाऊ है, क्योंकि यहाँ से गंगा नदी, कोसी, गंडक, सोन नदी, बहुत सारी नदियां निकली है। और यहाँ जहां से भी आप जानते हो कि नदी निकलती है, वहां पर आपको उर्वरा शक्ति माने कि उपजाऊ मिट्टी बहुत ज्यादा मिलती है ना। जलोढ़ मिट्टी बहुत ज्यादा मिलती है, जलोढ़, दोमट, केवाल, इस तरह की मिट्टियां मिलती है, जिसमें कि खेती बहुत अच्छा होता है। तो बिहार का कृषि प्रधान होने का मुख्य कारण है उपजाऊ मिट्टी, साधारण वर्षा भी यहाँ उचित होता है, ठीक होता है, अनिश्चित है लेकिन होता ही होता है। साधारण वर्षा भी हो जाती है, सिंचाई की सुविधा भी यहाँ पूरी है, क्योंकि भूमिगत जल से हम लोग सिंचाई कर लेते हैं या नदियों से नहर निकाल के हम लोग सिंचाई कर ले रहे हैं, तो यहाँ पर सिंचाई की भी पूरी सुविधा है। ऋतु के अनुसार यहाँ फसल बोए जाते हैं। कितने प्रकार के फसल बोए जाते हैं? भदई, अगहनी, रबी, गर्मा। ठीक है, इस तरह के फसल आपको बोए जा रहे हैं। ठीक है, फसलों के अतिरिक्त बिहार में अनेक प्रकार के फलों का भी उत्पादन होता है, जैसे आम, अमरूद, लीची, केला। आप लोग जानते हो कि बिहार का जो है मालदा आम बहुत फेमस रहा है, अमरूद भी यहाँ बहुत ज्यादा उत्पादन होता है। लीची के मामले में गंगा किनारे मुजफ्फरपुर वगैरह में बहुत ज्यादा होता है। केला में भी आपको गंगा किनारे मुजफ्फरपुर इस सब में केला बहुत ज्यादा होता है। ठीक है, उसके बाद बिहार में पशुपालन भी किया जाता है, गाय, भैंस, बकरी, मुर्गी पालन, बहुत सारा पशुपालन किया जाता है। तो उसके बाद देखो, कृषि का मतलब सिर्फ ये नहीं होता है कि खेती करना, कृषि का मतलब पशुपालन भी एक कृषि कार्य में ही जोड़ के देखा जाता है। ठीक है, ये चीज जान लो। उपयुक्त कृषि कार्यों के आधार पर बिहार में कृषि एवं पशुपालन से संबंधित अनेक उद्योगों की स्थापना की गई है। ठीक है, जैसे गाय पाल लिए तो दूध उत्पादन, फिर मखाना, शहद उत्पादन। आप लोग देख रहे होंगे कि आजकल छोटे छोटे स्तर पर शहद का उत्पादन हो रहा है, बिस्किट का उत्पादन होने लगा है, बेकरी वगैरह का उत्पादन, पावरोटी वगैरह जो खा रहे हो, बिस्किट वगैरह जो खा रहे हो, इस तरह का बहुत सारा उत्पादन आपको पशुपालन और कृषि के कार्यों से हो रहा है। बिहार में मत्स्य पालन का बहुत तेजी से वृद्धि हो रहा है। मत्स्य पालन की जो क्रिया एक्टिविटी है वो बहुत तेजी से बढ़ रही है। अतः अंत में ये जरूर लाइन लिखना पूरा जो सवाल का जवाब देने के बाद कि अतः यह कहना कि कृषि बिहार के अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, गलत नहीं होगा। यह 100 आना सच है, 100% सही है। अब इस अध्याय से जो नेक्स्ट सवाल बन रहा है बच्चों, वो दीर्घ उत्तरीय सवाल है। वो है सवाल, बिहार के मुख्य नदी घाटी परियोजना का नाम बताएं एवं सोन अथवा कोसी परियोजना के महत्व पर प्रकाश डालें। ठीक है, तो यहां पर आपको सोन नदी का पर विशेष फोकस कीजिएगा, क्योंकि सवाल हो सकता है सोन नदी पर पूछता है, और हो सकता है कि कोसी पर कम पूछेगा और सोन पे ज्यादा पूछेगा। तो इसमें जो है आपको क्या करना है कि सोन पे ही विशेष फोकस रखेंगे, और सोन नदी के परियोजना पर ही यह सवाल मैंने लिखा भी है। ठीक है, तो सोन पर ही देखेंगे। तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना आप जान रहे हो कि जिस नदी भी घाटी में बहुत सारे उद्देश्य के लिए एक डैम बना दिया जाए और उस पर बहुत सारे उद्देश्य की पूर्ति हो, तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना पिछले क्लास में मैं पढ़ाया भी हूँ उसमें, तो वो देख लेना पिछला क्लास, आप देख के समझ सकते हो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के विषय में। तो यहाँ पर बिहार की मुख्य नदी घाटी परियोजना की बात कर रहा है, तो उसमें सोन नदी एवं कोसी किसी भी परियोजना को आप लिख सकते हो। तो मैं यहाँ सोन का लिखा हूं, तो यहाँ पर लिखना है आपको बच्चों कि बिहार के 80% जनसंख्या कृषि कार्य करती है। बिहार की भूमि बहुत उपजाऊ है, इसके बावजूद यहाँ प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है।
ठीक है, ये लाइन इसलिए लिखना है बच्चों क्योंकि अब लिख दोगे कि जनसंख्या कृषि योग 80% कृषि कार्य कर रहे हैं लोग और भूमि भी उपजाऊ है, तो फिर आपका बहुउद्देशीय नदी घाटी का कोई महत्व ही नहीं रख जाता है। ठीक है, परियोजना का कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। तो इस महत्व इसके महत्व को बढ़ाने के लिए अगला सेंटेंस जरूर लिखो कि बिहार में जो है प्रति हेक्टेयर उत्पादन अन्य राज्यों की अपेक्षा कम है। ठीक है, यही बिहार में बहुत सारे सदाबहार नदियां हैं, गंगा, कोसी, गंडक, सोन नदी है, लेकिन इसके बाद भी हमारी जो है उत्पादन प्रति हेक्टेयर अन्य राज्यों की तुलना में वो बहुत कम है। ठीक है, बिहार की कृषि क्षेत्र बाढ़ या सूखे से प्रभावित होता है। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना वही 2 जगह चलाई जाती है, या वहां जहां पर बाढ़ आ रहा हो उस नदी से, या फिर सूखा पड़ रहा हो। ठीक है, वो वैसे क्षेत्रों में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना चलाई जाती है, आप जान रहे हो। ठीक है, तो यही 2 कारण से यहां पर परियोजना चलाई गई। बिहार के कृषि को बाढ़ एवं सूखे के प्रभाव से बचाने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाने के उद्देश्य से बहुत सारी बिहार में बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना शुरू की गई है, जो कि निम्नलिखित है। ये तो 3 हम लिखे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारा है। सोन नदी घाटी परियोजना, गंडक नदी घाटी परियोजना, कोसी नदी घाटी परियोजना। 3 नदी घाटी परियोजना जो बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर चलाई जा रही है, इसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, ये आपको बिहार का मानचित्र मैंने बनाया है। ये बिहार है, बिहार में ये गंगा नदी बह रही है, ये वाली। ठीक है, ये गंगा नदी है, और ये जो देख रहे हो आप सोन नदी है, ये सोन नदी है। यहीं पे आपका गया जिला है, औरंगाबाद जिला है, रोहतास जिला है, आगे बढ़ोगे अरवल, फिर ये पटना, फिर यहाँ भोजपुर जिला है। ठीक है, सोन नदी के किनारे किनारे ये सभी जिलाएं हैं। ठीक है, उसके बाद दूसरी जो है गंडक नदी पर, यह गंडक नदी है, इस पे गंडक परियोजना बनाई गई है। ठीक है, ये आपको पश्चिमी चंपारण में है। अगला जो है कोसी नदी, ये वाली कोसी नदी है, इसमें जो है नेपाल बिहार के बॉर्डर पे कोसी परियोजना बनाई गई है। ठीक है, तो सुनते होगा कि नेपाल जो है कोसी नदी का ये खोल देता है फाटक, तो कोसी नदी में बहुत ज़्यादा पानी आ जाने से बिहार में बाढ़ आ जाता है। अक्सर हाँ नेपाल ये करता है, खासकर बरसात के मौसम में। तो ये बिहार के नदी घाटी परियोजना है, उसका मानचित्र मैंने बनाया है। अगर जो एग्जाम में आप चाहो तो इस तरह का मैप बनाकर आप दिखा सकते हो, या फिर दूसरे टाइप का भी इस तरह का भी मैप बना सकते हो। तो अब इसमें हम लोग दिखाएंगे सोन नदी घाटी परियोजना के विषय में लिखेंगे, क्योंकि सवाल में पूछा गया है कि बिहार में कोसी या सोन नदी घाटी परियोजना, एक परियोजना के विषय में लिखना है आपको, तो आप यहां पर सोन नदी घाटी परियोजना के विषय में लिखोगे। ठीक है, ये देखो आपको सोन नदी घाटी परियोजना है, और ये बिहार का मानचित्र है, जिसमें कि मैंने दिखाया है सोन नदी, गंडक नदी, कोसी नदी। ठीक है, इसी में से ये जो सोन नदी घाटी है, इसी को मैं यहाँ काट कर बड़े पैमाने पर दिखा रहा हूं। ठीक है, इस मानचित्र को आप एग्जाम में जरूर बनाना अगर जो सोन नदी घाटी परियोजना लिख रहे हो तो। ठीक है, तो इसमें आप लिखोगे कि बिहार के सिंचित भूमि में वृद्धि के साथ साथ यहाँ के आर्थिक एवं सामाजिक विकास हेतु इस परियोजना का विकास 1874 ईस्वी में ब्रिटिश सरकार द्वारा शुरू किया गया था। याद रहे, ये लाइन जरूर लिखना कि 1874 ईस्वी में यह ब्रिटिश सरकार के द्वारा सोन नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। ठीक है, इस नदी घाटी परियोजना, ये जो देख रहे हो नदी, ये सोन नदी घाटी परियोजना है ना। अब इसी नदी घाटी, और ये वहां पर जो ये सोन नदी है, यहाँ पे आपको सोन नदी ये देखो दिख रहा है, ये वाला जो है ये सोन नदी घाटी परियोजना है। ठीक है, ये सोन नदी है, सोन नदी में नदी घाटी परियोजना यहाँ बनाई गई है। ये आपको गंगा नदी है। ठीक है, ये गंगा नदी है, ये सरयू नदी है, ये गंडक नदी है, कंफ्यूज मत करना। ये वाला जो है सोन नदी घाटी, सोन नदी है। सोन नदी पर यहाँ पे औरंगाबाद में डेहरी के पास, ठीक है, याद रखना, औरंगाबाद में डेहरी के पास, डेहरी हालांकि आपको रोहतास में पड़ जाता है। ठीक है, तो यहां पर ही जो है एक बांध बनाया गया, यहीं से 2 तरफ नहर निकाले गए,
एक सोन नदी के पूरब तरफ से, देखो ये पूरब तरफ से नदी घाटी परियोजना एक नहर निकाला गया है, और एक नहर जो है सोन नदी के पश्चिम से, ये जो देख रहे हो सोन नदी, इसके पश्चिम से नहर निकाला गया। और ये देख रहे हो कि इसमें से बहुत सारा नहर निकाला गया, ब्रांच में नहर है, बहुत सारे नहर है। तो पश्चिम में आप ये कह सकते हो कि बहुत ज्यादा नहर निकालने के कारण पश्चिम का जो क्षेत्र है सिंचाई से, ये इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा मतलब उत्पादन बढ़ गया है। यही कारण है कि आज इस क्षेत्र को धान का कटोरा कहा जाता है। याद रखना, ये क्षेत्र जो हो गया इतना ज्यादा अब यहाँ सिंचित क्षेत्र हो गया नहर निकलने के कारण कि ये धान का कटोरा, बिहार का धान का कटोरा ये कहा जाने लगा। ये सवाल ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कि किस क्षेत्र को किस परियोजना के कारण धान का कटोरा बिहार में कहा जाता है, तो बिहार का दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र है, सोन नदी परियोजना के कारण। ठीक है, ये सारा आपको मटेरियल मैं लिखा हूं जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया गाइडेंस प्रोग्राम के मैं डाल दूंगा, वहां से आप मटेरियल लेके लिख सकते हो, पढ़ सकते हो। ठीक है, तो उसके बाद इसमें आप लिखोगे कि डेहरी के पास से सोन नदी से पूर्व एवं पश्चिम दो तरफ, ये तो चीज हम बता दिए कि नहर निकाला गया और इससे 3 लाख हेक्टेयर भूमि जो है सिंचित की जा रही है। पूरब में भी 3 लाख और पश्चिम में भी 3 लाख। नहर की कुल लंबाई 130 किलोमीटर, 130 किलोमीटर नहर की कुल लंबाई। पूर्वी नहर, कौन कौन सा जिला प्रभावित हो रहा है पूर्वी नहर से, ये देख लो, पटना, गया, औरंगाबाद। ठीक है, पश्चिमी नहर से रोहतास, बक्सर, भोजपुर, ये 3 जिला सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। किसके लिए सिंचाई यहां सबसे ज्यादा हो रही है। 1968 ईस्वी में एक और भी यहां पर परियोजना जो था, इसमें बढ़ाया गया इस परियोजना को, और 1968 ईस्वी में डेहरी से 10 किलोमीटर की दूरी पर जल विद्युत उत्पादन प्रारंभ किया गया, यानी कि जल से विद्युत बनाने की प्रक्रिया यहां पर शुरू की गई। कहां पर, वो है इंद्रपुरी बैराज, इंद्रपुरी बैराज नाम के जगह, मतलब वहां पर जगह इंद्रपुरी है, उसी पर इंद्रपुरी बैराज बनाया गया है। तो दो यहां पर इलेक्ट्रिक जो बिजली का उत्पादन हो रहा है बच्चों, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन हो रहा है, वो 2 स्थान पे यहां हो रहा है। एक डेहरी, रोहतास के डेहरी में, एक औरंगाबाद के वारुण में हो रहा है। ठीक है, डेहरी में 6.6 मेगावाट का बिजली उत्पादन हो रहा है, तो वारुण में 3.3 मेगावाट का बिजली का उत्पादन हो रहा है। ये सब आप लिखना, इससे आपका पॉइंट बढ़ेगा और इससे आपको अंक अधिक से अधिक मिलेंगी। ठीक है, अब यही कारण है, अंत में ये जरूर लिख देना कि सूखाग्रस्त प्रदेश आज बिहार का चावल का कटोरा कहा जाता है। इस प्रश्न में बच्चों इतना, ये काफी है, बहुत काफी है मटेरियल, इतना लिख दोगे तो हम समझते हैं कि 4 में 4 अंक पूरा मिल जाएगा। अगला जो आपका सवाल बन रहा है बच्चों, बिहार में जूट उद्योग पर टिप्पणी लिखें। जूट उद्योग, ठीक है ना, जूट उद्योग जो है आप लोग जान रहे हो कि जूट का बोरा वगैरह बनता था, वो जूट उद्योग उसको कहते थे। तो वही जूट उद्योग की बात कर रहा है, जिसको कि हम लोग मतलब आजादी के पहले बोलो, इसमें यही चीज लिखना है कि उसका टिप्पणी लिखना है। तो उसमें लिखना है कि आजादी के पूर्व भारत में 110 जूट उद्योग थे। पूरे भारतवर्ष की बात कर रहा है। ठीक है, पूरे भारतवर्ष में 110 जूट उद्योग थे। लेकिन जैसे ही भारत आजाद हुआ तो भारत का बंटवारा हो गया, आप लोग जान रहे हो। तो बंटवारा होने के कारण जो है, अच्छा बंटवारा के पहले एक चीज बता दें कि बंटवारा जब नहीं हुआ था तो भारत में पश्चिम बंगाल और बिहार में बहुत सारे जूट उद्योग थे, बहुत ज्यादा थे। लेकिन जैसे ही बंटवारा हुआ तो बांग्लादेश में जो है जूट उत्पादन, जो कृषि होती थी जूट की, वो पूरा क्षेत्र बांग्लादेश में चला गया और इंडस्ट्री जो है, उद्योग जो है आपके भारत में रह गया, जिसके कारण जो है बिहार और पश्चिम बंगाल का जूट उद्योग बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ कि बिहार में आज वर्तमान बिहार की बात कर रहे हैं, अभी की बिहार की बात कर रहे हैं, तो यहाँ 3 जिलों में जूट इंडस्ट्री है, जूट उद्योग है, कटिहार, पूर्णिया, दरभंगा। लेकिन केवल कटिहार में जूट मिल चालू है, कटिहार जिले में जूट मिल सिर्फ चालू है, और अन्य 2 जो है ना,
वो दोनों पूर्णिया और दरभंगा, वहां पूंजी और प्रबंधन मैनेजमेंट जिसको कहते हैं, उसके अभाव में वो मिल दोनों बंद हो चुका है। और कुछ जो है सरकार की उदासीनता, सरकार भी ध्यान नहीं दे रही है, जिसके कारण जूट उद्योग बंद हो गया। तो ये सब आप लिख देना इसमें, ये लघु उत्तरीय प्रश्न है, ये काफी है इसमें इतना मटेरियल। उसके बाद जो अगला सवाल बन रहा है बच्चों, वो दीर्घ उत्तरीय है और बिहार की जनसंख्या से संबंधित है कि बिहार की जनसंख्या घनत्व पर विस्तार से चर्चा कीजिए। इसको आप लोगों को जानना भी चाहिए, क्योंकि जनसंख्या नहीं जानोगे तो बहुत सारा जीके तुम्हारा समाप्त नहीं क्लियर होगा, आगे तैयारी भी करोगे तो जनसंख्या पर अक्सर सवाल आते रहता है, तो इसको विस्तार से आप जान लो। ठीक है, बिहार राज्य में समतल उपजाऊ भूमि है, सदाबहार नदियां हैं, तो जनसंख्या भी बहुत ज्यादा है। प्राचीन काल से ही जानते हो कि जितना भी नगर बसा, गांव बसा, वो सब के सब नदी किनारे बसा। तो बिहार में बहुत सारी नदियां हैं, तो बहुत सारी नदियां तो बहुत सारा गांव होगा, बहुत सारा शहर बस गया, तो जिसके कारण क्या हो गया, जनसंख्या बढ़ गया। भोजन की कमी नहीं थी उस समय, तो जनसंख्या तेजी से बढ़ने लगा। तो यही कारण है कि जो है बिहार का जनसंख्या घनत्व, अगर जो जनसंख्या की दृष्टि से देखें 2011 की जनगणना आप देखोगे तो बिहार जो है पूरे भारत में तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है। और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से बिहार जो भारत में टॉप क्लास में नंबर 1 है, प्रथम स्थान रखता है। ठीक है, इतना ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। 2011 जनगणना के अनुसार बिहार की कुल जनसंख्या 10.41 करोड़ है। 2011 अगर अब की जो जनगणना होगी उसमें आप देखना 2-3 करोड़ बढ़ जाएगा बिहार। जनसंख्या घनत्व 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। बिहार का जो जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, ये जो मानचित्र आप देख रहे हो बच्चों, इसमें बिहार का मानचित्र हमने बनाया है, और ये जो काला सा क्षेत्र दिख रहा है सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व इसी जगह पर है। क्योंकि यहाँ पर आप देखोगे गंगा नदी है, सोन नदी है, गंडक नदी है, बहुत सारी नदियां जो है आकर यहाँ मिली है, और ये क्षेत्र बहुत ज्यादा उपजाऊ है। तो उपजाऊ क्षेत्र में जनसंख्या घनत्व भी बहुत ज्यादा मिलती है। ठीक है, और ये सब देख रहे हो यहाँ पर ये पठारी क्षेत्र है, आप देखोगे। अभी आगे हम बता रहे हैं, आगे देखो इसमें क्या लिखेंगे। ये जो है आप देख लेना मानचित्र है बिहार का, इसमें जिला वाइज हमने दिखाया है, इसका भी अभी उपयोग बताएंगे हम। समझने में आपको, इस प्रश्न को समझने में उस मानचित्र से बहुत मदद मिलेगी। ठीक है, बिहार की जनसंख्या घनत्व, अब घनत्व पे बात करेंगे क्योंकि सवाल ही आपका घनत्व पे है। ठीक है, तो बिहार में जनसंख्या घनत्व असमान है। ठीक है, यहां पर आर्थिक, सामाजिक परिवेश एवं भौतिक विविधता पाई जाती है, जिसके कारण यहां जनसंख्या घनत्व असमान है। किसी जिले में जनसंख्या घनत्व बहुत ज्यादा है, जैसे सबसे ज्यादा 2011 जनगणना के अनुसार शिवहर जिले में, देखो शिवहर जिले में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। देखो यहां पर आपको ये शिवहर, छोटा सा जिला है शिवहर जिला, और यहां सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व है। ठीक है, यहां की जनसंख्या घनत्व जो है 1886 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है, क्योंकि शिवहर जिला बहुत ज्यादा उपजाऊ है। वहीं सबसे कम जो है जनसंख्या घनत्व कैमूर में है, 488 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। देखो आप कैमूर जिले को देखोगे तो ये कैमूर जिला बिल्कुल दक्षिण में है, दक्षिण पश्चिम में है, ये पठारी क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या घनत्व बहुत कम है। ठीक है, उसके बाद जनसंख्या घनत्व बिहार जिले का लगभग, बिहार के जिलों को हम लोग 5 वर्गों में विभाजित किए हैं जनसंख्या घनत्व के आधार पे। कौन कौन सा है 5 गो, पांचों को देख लो। 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, आपको यहां याद करना पड़ेगा, 1200 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला वो लिख देना, शिवहर, पटना, ये याद कर लेना, सब डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल देंगे हम। दूसरा है 1000 से 1200 घनत्व वाले जिले, उसका भी जिला सबका नाम डाल देना। फिर तीसरा जो है आपका 800 से 1000 घनत्व वाले जिले, वो सभी जिला का नाम डाल दोगे। फिर चौथा जो है 600 से 800 घनत्व वाले जिले, ठीक है, वो भी आप डाल देना। फिर 600 से कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले का नाम डालना है, वो है जमुई और कैमूर। ठीक है, ये सब याद करना पड़ेगा कुछ जिलों का नाम, ठीक है, जो कि आपको इस मानचित्र से, यहाँ जो ये मानचित्र हम दिए हैं, इससे आपको मदद मिलेगा। ठीक है, तो उसके बाद जो इसमें आपका सवाल बन रहा है बच्चों,
लघु उत्तरीय सवाल है, बिहार की जनसंख्या सभी जगह एक समान नहीं है, स्पष्ट कीजिए। क्यों नहीं समान है? हमने बताया कि यहाँ पर बहुत ज्यादा उत्पादन होता है, उर्वरा शक्ति मिट्टी की यहाँ पर बहुत ज्यादा है, बिहार के केंद्र में, सेंटर में। यहाँ पर बहुत सारी नदियां हैं, नहरें हैं, जिसके कारण उत्पादन बढ़ रहा है, ठीक है। और यहाँ पर पटना जिला भी है, तो आप जानते हो राजधानी के आसपास ज्यादा लोग रहना पसंद करते हैं, तो वहाँ पर जो है जनसंख्या घनत्व तो बहुत ज़्यादा है। और जो भी भाग बच जा रहा है, जैसे ये आपका उत्तर पश्चिम का भाग, ये पर्वतीय भाग है, उसके बाद दक्षिण पश्चिम का भाग, ये पठारी भाग है, ये सब पठारी भाग है, ठीक है। दक्षिण पूरब का भाग पठारी है। ये कोसी का क्या कहते हैं, बाढ़ग्रस्त क्षेत्र है, जिसके कारण यहाँ पर जनसंख्या कम मिल रही है। तो उन कारणों से आप लिख देना इस चीज को, ठीक है। इस अध्याय में ऑब्जेक्टिव प्रश्न बहुत सारे बनेंगे, आप पुस्तक से इसे सॉल्व कर लेना। 2, 4, 5, 6 हम दे दिए हैं, लेकिन आप इसका आप किताब से जरूर हल करोगे। तो पहला प्रश्न जो बन रहा है, बिहार में नहरों द्वारा सर्वाधिक सिंचाई किस जिले में होती है? तो वो गया जिला है, ठीक है। कुशेश्वर स्थान किस जिले में है? तो दरभंगा में, याद रखना। कांवर झील स्थित है बेगूसराय में, याद रखोगे। पायराइट क्या है? यह धात्विक खनिज है। अगला सवाल जो है आपका, वह है बिहार के किस शहर में कांच उद्योग स्थापित है? तो इस ऑप्शन में हाजीपुर है, तो हाजीपुर मारोगे। अगर जो यहां पटना रहता है तो आप पटना मारना। नंबर 1 पर बिहार में पटना है, ठीक है। किस नगर में कालीन तैयार की जाती है? वो है दाऊद नगर, औरंगाबाद में। अगला जो है, खाद कारखाना कहां स्थित है? तो वो है बरौनी में। मंदार हिल किस जिले में स्थित है? तो वो बांका जिले में है। ये आपके ऑब्जेक्टिव सवाल थे। कुछ गृह कार्य मैंने दे दिया है, यहां से भी सवाल आने की उम्मीद है। और ठीक है बच्चों, और जो भी मटेरियल मैंने दिया है आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गया गाइडेंस प्रोग्राम के डाल दूंगा मैं, वहां से आप देख सकते हो। कोई भी सवाल हो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके मुझसे पूछो, ठीक है। अब यहां पर भूगोल की अध्याय मैंने बिल्कुल समाप्त कर दी है। कोई भी सवाल हो कि सर यहां कम है, यहां ज्यादा है, या कोई अध्याय में कम बताए हैं, तो मैं उससे अलग से एक वीडियो बनाकर डाल दूंगा, ठीक है। इसी के साथ धन्यवाद, जय हिंद।